हेलो स्टूडेंट्स, आज बीएससी सेकेंड ईयर का सेकंड लेक्चर स्टार्ट हो रहा है थर्मोडायनामिक्स में स्थूल निकायों में अन्योन्य क्रियाओं का। ठीक है, इसका कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट हमने कर लिया है और कुछ बेसिक डेफिनेशंस है थर्मोडायनामिक्स की, जिनके बारे में भी हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अभी तक हमने स्थूल निकायों के मध्य जो अन्योन्य क्रियाएं होती हैं, एक तो है थर्मल इंटरेक्शन और दूसरी है एडियाबैटिक इंटरेक्शन। थर्मल ऊष्मीय अन्योन्य क्रियाएं और एडियाबैटिक रुद्धोष्म अन्योन्य क्रियाएं, इनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो अन्योन्य क्रियाएं होती हैं वो होती हैं व्यापक अन्योन्य क्रियाएं। अब ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया क्या कहती है? ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब हम बाह्य पैरामीटर्स के अंदर कोई चेंज नहीं करते हैं, जैसे ताप हो गया, आयतन हो गया, किसी भी निकाय का, न तो हम ताप बढ़ा रहे हैं ना ही हम उसका आयतन बढ़ा रहे हैं, ना ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर डाल रहे हैं उस निकाय के अंदर, ना ही हम मैग्नेटिक फील्ड डाल रहे हैं, तो बाह्य पैरामीटर्स को हम बिल्कुल चेंज ना कर रहे हैं, फिर भी उसके अंदर ऊष्मा का आदान प्रदान हो रहा है, तो उस प्रकार की अन्योन्य क्रिया को क्या बोलते हैं? ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया। ठीक है, बाह्य पैरामीटर्स को इसमें चेंज नहीं करते हैं, फिर भी ऊष्मा में उनमें परिवर्तन होता है, तो उसको हमने किस तरीके से शो किया था? Q इजिकल टू माइनस का Q डैश से, जिसका मतलब ये था कि एक निकाय जितनी ऊष्मा अवशोषित करता है, दूसरा निकाय उतनी ही ऊष्मा उत्सर्जित करता है। ये तो हो गई थी ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया। और दूसरा था रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया, जिसके अंदर बाह्य पैरामीटर्स को चेंज किया जाता है। उसके अंदर पहली कंडीशन ये होती है कि दोनों निकाय विलगित निकाय होते हैं। ठीक है, दोनों निकाय विलगित निकाय होते हैं। नहीं, ए और ए डैश है जो कि विलगित निकाय नहीं है, लेकिन ए और ए डैश से मिलकर जो ए स्टार बनता है वो एक विलगित निकाय की तरह कार्य कर रहा है। तो इस केस में ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर बाह्य पैरामीटर्स को चेंज करते हैं और बाह्य पैरामीटर्स को चेंज करने के बाद उसके अंदर ऊष्मा में परिवर्तन आता है, उसकी एनर्जी में चेंज आता है। जैसे कि एक एग्जांपल हम यहां ले लेते हैं, एक विलगित निकाय का, जिसके अंदर क्या हो रहा है? एक पिस्टन बना हुआ है, ये है पिस्टन। ठीक है, ये पिस्टन फ्री है, इसके ऊपर जैसे ही कोई फोर्स लगता है या कोई प्रेशर लगता है तो ये मूव हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये आगे पीछे शिफ्ट हो सकता है इजीली। अब इसके अंदर जैसे मान लो यहाँ से टेम्परेचर हम देते हैं, एनर्जी यहाँ से हम देते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर देने के बाद में क्या होगा? इन अणुओं के ऊपर टेम्परेचर से क्या होगा? प्रेशर पड़ेगा, और प्रेशर के कारण ये पिस्टन ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो ऊपर शिफ्ट होने के बाद में क्या हुआ? वर्क डन हुआ, क्योंकि पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट हो गया, और पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मतलब वर्क डन हो रहा है। तो विलगित निकाय के अंदर क्या होता है? बाह्य टेम्परेचर्स को यदि हम चेंज करते हैं तो एनर्जी देने पर उसके वर्क में उसकी डिस्प्लेसमेंट होता है, उसकी पोजीशन चेंज होती है, तो पोजीशन चेंज होने के कारण उसमें वर्क डन होता है। तो रुद्धोष्म अन्योन्य क्रियाओं में वर्क डन होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो व्यापक अन्योन्य क्रियाएं होती है वो क्या होती हैं? देखो, एक्चुअल में तो क्या है कि प्रैक्टिकली क्या होता है, ये चीजें बोलने में तो दोनों हमने डिफाइन कर दी, ऊष्मीय अन्योन्य क्रियाएं और रुद्धोष्म अन्योन्य क्रियाएं, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, ना तो कोई बाह्य पैरामीटर्स को हम स्थिर रख सकते हैं। उसमें अन्योन्य क्रियाओं के लिए बाह्य पैरामीटर्स को स्थिर रखना पड़ता है, अपरिवर्तित रखना पड़ता है, लेकिन ना तो हम हमारा कंट्रोल उसके ऊपर है, क्योंकि एनवायरनमेंट के अंदर टेम्परेचर कम ज़्यादा हो सकता है, हवा चल सकती है, प्रेशर बढ़ सकता है, घट सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी पैरामीटर चेंज हो सकता है, ऑटोमेटिक उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। और ना ही हम कोई भी जो निकाय है उसको विलगित बना सकते हैं। ठीक है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ चेंजेज आ जाते हैं, कुछ ना कुछ उसके ऊपर इफेक्ट आ जाता है, ऊष्मा का उसमें से आदान प्रदान हो सकता है। तो एक्चुअल में जो अन्योन्य क्रियाएं होती हैं प्रैक्टिकली वो कौन सी होती हैं? जो डेल्टा ई इजिकल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है,
मतलब इसके अंदर Q अन्य उसमें अन्योन्य क्रियाओं के लिए आ गया, W आ गया हमारी रुद्धोष्म अन्योन्य क्रियाओं के लिए। तो Q और W दोनों का ये मिक्सचर होती है। एक्चुअल में जो एनर्जी का डिफरेंस आता है, औसत ऊर्जा का जो परिवर्तन होता है, निकाय की औसत ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है, वो उसकी ऊष्मीय ऊर्जा और उसके वर्क टन के सम के बराबर होगा। तो Q क्या है यहाँ पे, बाह्य प्राचल नियत रखने पर निकाय की औसत ऊर्जा में परिवर्तन, ठीक है। और W क्या है, बाह्य प्राचलों के परिवर्तन के कारण निकाय की औसत ऊर्जा में परिवर्तन। नीचे वाला हो गया ये, और Q हो गया हमारा ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया, ठीक है। तो एक्चुअल में जो निकाय की औसत ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा, वो ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया के कारण जो ऊष्मा में परिवर्तन है निकाय की में, वो और रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया के कारण जो निकाय की ऊर्जा, निकाय के अंदर जो कार्य करना पड़ रहा है, वो उन दोनों का जोड़ होगा, ठीक है। तो व्यापक अन्योन्य क्रिया उम्मीद करता हूँ सबके समझ आ गई होगी। और इसके अंदर इसको हम ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहते हैं, जिसको कि ऊष्मागतिकी को हमने कुछ बेसिक जो इसके नियम्स हैं उनमें डिवाइड किया हुआ है, जिसमें 0th लॉ, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, ठीक है। ये इस तरीके से डिवाइड है। तो इसका ये प्रथम नियम है, इसका इंट्रोडक्शन हमारे पास आ चुका है अब, ठीक है। अब इसके बाद है अत्यणु व्यापक अन्योन्य क्रिया। अत्यणु व्यापक अन्योन्य क्रिया से क्या समझते हैं हम, यदि निकाय की औसत ऊर्जा में परिवर्तन अत्यंत सूक्ष्म है, मतलब कोई निकाय है, जैसे एक पानी की बोतल के अंदर जल भरा हुआ है, तो वो एक विलगित निकाय की तरह कार्य करता है, ठीक है। तो उसके अंदर जैसे मान लो औसत ऊर्जा में मतलब हल्का सा उसके अंदर हीट दिया जाता है, टेम्परेचर उसको जरा सा बढ़ाया जाता है, तो इस केस में उसकी ऊर्जा में परिवर्तन अत्यंत सूक्ष्म है, ठीक है। तो औसत ऊर्जा में परिवर्तन जो होगा वो उसकी ऊष्मा में थोड़ा परिवर्तन और उसके ऊपर जो वर्क डन करना पड़ रहा है उसका परिवर्तन, उन दोनों के बराबर होगा। DW अत्यंत सूक्ष्म स्थूल कार्य का मान है, ठीक है। इस तरीके से हमारी अन्योन्य क्रियाएं का इंट्रोडक्शन पार्ट सारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा स्थूल निकायों के मध्य ऊर्जा वितरण। स्थूल निकायों के मध्य ऊर्जा वितरण, ठीक है, आप उसको नोट कीजिए। हाँ, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है स्थूल निकायों के मध्य ऊर्जा वितरण, ठीक है। स्थूल निकायों के मध्य ऊर्जा का वितरण किस तरीके से होता है उसका ये डेरिवेशन है हमारे पास। हमने दो स्थूल निकाय लिए, A और A', ठीक है। जैसा कि हमने अन्योन्य क्रियाओं को समझाया था, तब भी हमने इसी प्रकार का एग्जाम्पल लिया था, जिसमें A और A' दो A और A' स्थूल निकाय थे। और इन दोनों को मिलाने के बाद में जो कि ये विलगित निकाय ना होके ये ओपन निकाय है, खुला निकाय है, और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो एक विलगित निकाय A' बनाता है, ठीक है। अब जो स्थूल निकाय A है उसके अंदर एनर्जी है E, और स्थूल निकाय जो A' है उसके अंदर एनर्जी है E', ठीक है। और जो विलगित निकाय है वो इन दोनों से मिलके जो बना है उसके अंदर A' हो गई एनर्जी, ठीक है। उसके अंदर A' एनर्जी हो गई, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, जैसा कि हमने अन्योन्य क्रियाओं में पढ़ा हुआ है E + E' = E'। ये कहाँ से आता है, ये आता है ऊर्जा संरक्षण के नियम से। जो ये विलगित निकाय है इसकी जो एनर्जी रहेगी वो नियत रहेगी, और जो भी चेंजेज होंगे E और E' में होंगे, तो इसको हम इस समीकरण से दिखा सकते हैं E + E' = E', ठीक है। जब A और A' जो कि खुले निकाय हैं, मतलब कि ये इस तरीके से हैं, जैसे ये A' हो गया, इसके अंदर A हो गया एक, और एक हो गया इसके अंदर A', ठीक है। तो इन दोनों के मध्य ये खुले निकाय हैं, इनमें द्रव्य का और ऊर्जा का आपस में इंटरेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, ये दोनों एक निश्चित अवस्था पे जाके साम्य अवस्था में पहुंच जाएंगे, फिर ये ऊष्मा का आपस में आदान प्रदान नहीं करेंगे। जो भी इनके अंदर जो एक्सचेंज होना था एनर्जी का वो हो लेगा, ठीक है। तो A और A' जब साम्य अवस्था में आ जाएंगे तो एक समान पूर्व प्रायिकता का सिद्धांत है। उसके अनुसार क्या होता है, P = C ओमेगा स्टार E होता है। अब बात आती है ये ओमेगा क्या है, ठीक है।
ओमेगा ई और ओमेगा ई डैश और ओमेगा ई स्टार क्या है ये। एक्चुअल में क्या होता है, जो एनर्जी है, जो निकाय ए की एनर्जी है ई और ए डैश की है ई डैश, ठीक है। अब हम निकाय ए की एनर्जी को यदि हम छोटे छोटे भागों में बांट दें, डेल ई ऐसे करके बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तब क्या होगा, ये एक ऊर्जा स्तर की तरह कार्य करेंगे। जैसे कि एक लंबी लाइन है, उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, तो जैसे ये एनर्जी के लिए हो गया, पूरी के लिए ई के लिए, तो बाद में इसको हम डेली छोटे छोटे पार्ट्स में यदि डिवाइड कर दें तो इतनी डेल ई एनर्जी किसी निकाय की बढ़ाने पर तो ये एक ऊर्जा स्तर की तरह कार्य करेगा। फिर अगला डेल ई देंगे तो वो एक अगला ऊर्जा स्तर हो गया, फिर नेक्स्ट डेल ई देंगे तो वो एक अगला ऊर्जा स्तर हो गया, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू होती है ये बहुत ही अत्यंत सूक्ष्म वैल्यू होती है एनर्जी की, तो ये एक ऊर्जा स्तर की तरह कार्य करेगा यदि हम उसके अंदर, निकाय के अंदर एनर्जी डेली ऐड करते हैं तो, ठीक है। तो इस ई एनर्जी के अंदर जितने अभिगम्य ऊर्जा स्तर बढ़ेंगे, जितने अभिगम्य ऊर्जा स्तर बढ़ेंगे मतलब जितने ज्यादा पार्ट्सों में वो डिवाइड हो पाएगा, ठीक है, तो उसकी वैल्यू होती है ओमेगा इंटू ई। ये एक काउंट होता है एक तरीके से, किसका, अब ये ऊर्जा स्तरों का काउंट होता है जो कि ई के अंदर है, डेल ई हो गया, ओमेगा ई हो गया, और ई डैश के अंदर ओमेगा ई डैश हो गया, और ई स्टार के अंदर ओमेगा स्टार ई हो गया, ठीक है। तो इसका जो प्रायिकता का सिद्धांत है, जो समान पूर्व प्रायिकता का सिद्धांत है, वो क्या बोलता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू सी ओमेगा स्टार ई, ठीक है। तो पी का मतलब क्या है, पी का मतलब यह है कि हमको उसकी अवस्था का अध्ययन करना है कि वो किस काउंट पे, किस वैल्यू पे, इसकी किस वैल्यू के ऊपर उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। मतलब जैसे लिक्विड है, अब लिक्विड को हम एनर्जी देते जा रहे हैं, ठीक है, तो वो कब वेपोराइजेशन में हो जाएगा, कब वो वाष्प में चेंज हो जाएगा। जैसे कोई लिक्विड है, उसको हम एनर्जी उसमें से खींचते जा रहे हैं, तो वो कब सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रोबेबिलिटी शो करती है कि अवस्था का परिवर्तन कब होगा, ठीक है। अब जब निकाय ए को हम ओमेगा ई से शो कर रहे हैं, निकाय ए डैश को ओमेगा ई डैश से शो कर रहे हैं, तो ओमेगा स्टार ई को कैसे शो करेंगे, ओमेगा ई इंटू ओमेगा स्टार ई डैश। क्यों करेंगे ऐसा, जैसे कि दो युग्म है हमारे पास ए बी, इसको हम ए बी भी लिख सकते हैं, बी ए भी लिख सकते हैं। सी डी है, उसको सी डी लिख सकते हैं, डी सी भी लिख सकते हैं। इसके अंदर कितने स्तर हो गए, दो, इसके अंदर भी दो हो गए, दो रूप हो गए इसके। अब यदि हम ए बी और सी डी को मिलाएं, जैसे कि ये ए की तरह कार्य करेगा और ये ए डैश की तरह कार्य कर रहा है निकाय की तरह, ठीक है। अब क्या होगा, इनको मिलाएंगे तो ए से ए सी भी बन सकता है, ए से ए डी भी बन सकता है, ए से बी सी भी बन सकता है, और बी से बी सी मतलब बी से बी डी भी बन सकता है। तो इसके अंदर बन रहे थे दो ऊर्जा स्तर और इसके अंदर बन रहे चार ऊर्जा स्तर। ये क्या है, ए स्टार है, मतलब कि दोनों निकायों को मिलाने पर ऊर्जा स्तरों की संख्या उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो जाती है। तो P ओमेगा स्टार ई इज इक्वल टू ओमेगा ई इंटू ओमेगा डैश ई डैश, ठीक है बच्चों। इस तरीके से हमारे पास ये इसके काउंट की वैल्यू आ गई। अभिगम्य ऊर्जा स्तरों की संख्या एक विलगित निकाय के लिए अभिगम्य ऊर्जा स्तरों की संख्या इससे दिखाएंगे, ठीक है। अब P के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर ओमेगा स्टार ई की इस वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। तो अब हम इसका मतलब क्या होगा, P की ऊर्जा ई पर निर्भरता का अध्ययन करते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जब हम एनर्जी में चेंज करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, तो जो ओमेगा ई है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ती है। क्यों, क्योंकि एनर्जी का एक छोटी सी वैल्यू, एनर्जी के अंदर हम जैसे भी कोई एनर्जी देंगे तो उसको डेली पार्ट्स में जब डिवाइड करेंगे ना उस सूक्ष्म वैल्यू को भी, तो उनकी संख्या भी बहुत सारी हो जाएंगी, मतलब उसके अंदर ऊर्जा स्तरों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। एनर्जी के अंदर थोड़ा परिवर्तन करने पर भी ओमेगा ई की वैल्यू ज़्यादा होगी, मतलब उसके ऊर्जा स्तरों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिसको कि हम इस ग्राफ से शो करते हैं। P हो गया एक तरफ E ले लिया, है ना। अब E का मान यहाँ से इतना सा चेंज किया है, ठीक है।
इतना सा चेंज करने के बाद डेल ई चेंज किया, लेकिन इसके पी की वैल्यू ज्यादा बढ़ गई, पी की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ी है इसमें, इस केस में क्यों बढ़ी है? क्योंकि पी का मान ओमेगा ई पे डिपेंड करता है। यदि ई का मान हमने जरा सा चेंज किया तो ओमेगा ई का मान बहुत ज्यादा चेंज होगा, ठीक है। तो ओमेगा ई का मान बहुत ज्यादा चेंज होगा तो पी का मान भी चेंज होगा, ठीक है। इस तरीके से हमने इस इक्वेशन को भी समझ लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो इसके अंदर है वो ये है कि जैसे ये ए और ए डैश दोनों स्थूल निकाय हैं, इनसे हमारे पास ये विलगित निकाय बन रहा है, ठीक है। अब जब इसके कारण इससे क्या मिल रहा है, ये हमारे पास ये वर्धमान फलन मिल रहा है, द्रुतगामी वर्धमान फलन मिल रहा है, मतलब तेजी से बढ़ने वाला ग्राफ मिल रहा है, ठीक है। रैपिडली इंक्रीजिंग फंक्शन है ये, ठीक है। तो जब दूसरा जो निकाय है उसमें से ऊर्जा निकलेगी, ठीक है, तो उससे क्या बनेगा, ह्रासमान फलन बनेगा। तो इस केस में हमारे पास दोनों फलनों का ये गुणनफल है, वर्धमान और ह्रासमान दोनों फलनों का गुणनफल होगा। आते हैं पी एवं ई के मध्य ऊर्जा वक्र ई के एक विशिष्ट मान के लिए तीव्र उच्चिष्ट प्रदर्शित होगा, ठीक है। तो ई के एक विशिष्ट मान के लिए, ई बार के लिए जो पी का मान है वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि इसके अंदर ह्रासमान और वर्धमान ये दोनों फलन कार्य करेंगे, क्योंकि ए के कारण तो ह्रासमान और वर्धमान और ए डैश के कारण ह्रासमान फलन दोनों कार्य करेंगे, और एक विशिष्ट मान के लिए पी का मान अधिकतम होगा, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन को ही आगे बढ़ाते हैं, इसको इस पे लॉगरिथम ले लेते हैं, लॉग ले लेते हैं इसका दोनों तरफ। तो इस पे ln को जो शो करते हैं उसको बोलते हैं लॉग लेना, ठीक है। मैथ में पढ़ा होगा आपने। तो यहाँ पे लॉग लेंगे तो लॉग पी हो गया ये, और ये लॉगरिथम सी हो गया। जब मल्टीप्लिकेशन में क्वांटिटीज होती हैं तो लॉग लेने पर वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनके बीच में प्लस का साइन आ जाता है। तो लॉग एन सी लॉग ओमेगा ई लॉग ओमेगा डैश ई डैश, ठीक है। अब इसका हम अवकलन कर देंगे, अवकलन करेंगे तो लॉग के साथ में जो वैल्यू होती है वो 1/, में हो जाती है, 1/p हो गया, ठीक है। और फिर इसके बाद जो ये वैल्यू है इसका भी लॉग करना होता है, क्योंकि ये हमको ई के रेस्पेक्ट करना है। तो डेल पी अपॉन डेल ई हो गया, ठीक है। ऐसे इसका करेंगे, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का मान तो 0 होता है, कांस्टेंट का जो अवकलन होता है वो 0 होगा, तो 0 आ गया। और ये ओमेगा ई का यदि हम अवकलन करेंगे तो 1/ओमेगा ई हो गया, इनटू में ई के रेस्पेक्ट में फिर ओमेगा ई का भी करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है ओमेगा डैश ई डैश का अवकलन करेंगे, 1/ओमेगा डैश ई डैश हो गया। फिर ओमेगा डैश ई डैश का अवकलन करेंगे डेल ई के रेस्पेक्ट में, लेकिन हम इसमें डेल ई डैश और डेल ई डैश दोनों ऊपर और नीचे इंटू और कर देते हैं। तो इसमें ओमेगा डैश ई डैश के नीचे ओमेगा ई डैश लिखेंगे और ओमेगा ई डैश के नीचे डेल ई लिखेंगे। इसके लिखने का एक कारण है, वो आपको भी पता पड़ेगा थोड़ा आगे अगली स्टेप में, देखिए, ठीक है। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन के आ गई अवकलन लेने के बाद। अब हमको पता है कि ई के एक विशिष्ट मान पर, ई बार पर पी का मान अधिकतम होता है, इस पी का मान यहाँ पर मैक्सिमम है। और अवकलन की एक डेफिनेशन है, जब मैक्सिमम मान आता है तब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, जो फर्स्ट जो अवकलन होता है फंक्शन का, उसका मान 0 के बराबर करना होता है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव डेल पी अपॉन डेल ई हो गया, पी का, ठीक है। तो डेल पी अपॉन डेल ई इज इक्वल टू 0 हो गया, किस पर, ई की वैल्यू ई बार पर, ठीक है, विशिष्ट वैल्यू पर, ई की विशिष्ट वैल्यू पर 0 हो गया। अब हमको ये चीज तो पता ही है फर्स्ट इक्वेशन से, ई डैश इज इक्वल टू ई स्टार माइनस ई, ठीक है। तो अब इसका यदि हम अवकलन लेंगे तो डेल ई डैश अपॉन डेल ई इज इक्वल टू -1 होगा, क्योंकि ई डैश का ई के रेस्पेक्ट में जब अवकलन लेंगे तो ई स्टार तो एक कांस्टेंट की तरह कार्य करेगा, 0 आ गया। और ई का लेंगे तो ई का ई के रेस्पेक्ट में 1 आएगा, तो ये हो गया -1, ठीक है। अब ये वैल्यू हमको कहाँ पुट करनी है, ये वैल्यू हमें इस इक्वेशन के अंदर पुट करनी है, डेल ई डैश अपॉन डेल ई की जगह यहाँ पर -1 यहाँ पुट कर देंगे हम। तो यहाँ -1 पुट करने के बाद बाकी तो सब एज इट इज रहेगा, सिर्फ एक तो डेल पी अपॉन डेल ई जो कि ये वैल्यू है, ठीक है,
डेल पी अपॉन डेल ई का मान 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इस वैल्यू, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ पर ये 0 पुट कर दिया, और इक्वल टू के बाद में डेल ई डैश अपॉन डेल ई का वैल्यू यहाँ पे -1 है, तो यहाँ पर -1 रखने के बाद यहाँ पर ये पॉजिटिव की जगह यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, बस ये चेंज आएगा इसके अंदर, और कुछ नहीं है। इक्वल टू में 0 है तो एक तरफ ले आएंगे, इस वाली टर्म को एक तरफ ले जाएंगे, इसको एक तरफ ले आएंगे, ठीक है। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट फिर अभी तक हमने ये इक्वेशन यहाँ तक सॉल्व कर ली थी। इसके बाद में अब जो ये इक्वेशन आई है, ये देखो आप ध्यान से देखना, यदि हम इसका log ओमेगा ई का यदि हम अवकलन करें, डेल अपॉन डेल ई का मतलब अवकलन हो गया किसका, log ओमेगा ई का, तब क्या आएगा 1 अपॉन ओमेगा ई आएगा पहले तो ये 1 अपॉन ओमेगा ई ये रहा, फिर इसके बाद ओमेगा ई का ई के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, तो डेल ओमेगा ई अपॉन डेल ई हो गया, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम इस रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, और दूसरा इस वैल्यू को हम इस रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें ई की जगह सिर्फ ई डैश चेंज हुआ है, ठीक है। तो ये जो दो फंक्शन आए हैं इसको हम बीटा फंक्शन बोलते हैं, और इनको लिखने का तरीका बीटा ई इक्वल टू बीटा डैश ई डैश हो गया, ठीक है। तो यह एक साम्यावस्था का मौलिक संबंध है, ठीक है। मतलब कि ए और ए डैश जो दो निकाय थे वो जब साम्यावस्था में आ जाते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारे पास में साम्यावस्था में होंगे तो जो ये इसका अधिकतम मान पी का मान अधिकतम होगा, और अधिकतम लेने पर जो फंक्शन आएगा ये बीटा ई इज इक्वल टू बीटा डैश ई डैश, ये एक इसका मौलिक संबंध हो गया है जो कि इसकी अवस्था को निरूपित करेगा, ठीक है। अब जो बीटा ई की जो विमा निकाली गई थी एक्सपेरिमेंट्स के अंदर, पूरी इसको सॉल्व करने के बाद इसकी ऊर्जा के व्युत्क्रम आती है, इसकी विमा ऊर्जा के व्युत्क्रम आने का मतलब क्या है, 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू के टी, मतलब के टी एनर्जी को शो करता है, और 1 अपॉन बीटा के व्युत्क्रम आती है, तो बीटा का यदि व्युत्क्रम कर देंगे तो ये ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर टी परमताप है और के वोल्टमान नियतांक है, तो ये हमारे पास रिलेशन है जो हमने पढ़ा हुआ है पहले, के टी एनर्जी को शो करता है, ठीक है। अब टी को इधर ले जाए तो 1 अपॉन टी हो जाएगा, और के के साथ में इनटू में बीटा हो जाएगा, ठीक है। और बीटा की वैल्यू क्या है, ये बीटा, यही बीटा है। अब इस बीटा की वैल्यू डेल अपॉन डेल ई लॉग ओमेगा ई, ये हमने यहाँ पर माना है, ठीक है। तो बीटा ई यही तो मान रखा है, तो इसकी वैल्यू वापस इसके अंदर पुट करेंगे। वापस वैल्यू पुट करने पर डेल अपॉन डेल ई, इसके अंदर के ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम अंदर ले सकते हैं, तो के को भी इसके साथ लिख लिया। अब जो ये वैल्यू आई है, जो इसका अवकलन करना है, जिस वैल्यू का जो ये वैल्यू आई है, ये एस से शो करेंगे इसको, और ये निकाय की एंट्रोपी कहलाती है, ठीक है। तो ये निकाय की एंट्रोपी कहलाएगी, और 1 अपॉन टी इज इक्वल टू, जब इसको एस से निरूपित कर रहे हैं तो इसकी जगह एस पुट कर सकते हैं, तो 1 अपॉन टी इज इक्वल टू डेल एस अपॉन डेल ई हो गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक रिलेशन निकल के आया है, ठीक है। अब इसको परिभाषित प्राचल एस निकाय की एंट्रोपी कहलाता है, ठीक है। ये निकाय की एंट्रोपी हो गया है, इसकी विमा ऊर्जा की विमा के तुल्य आती है। जो इसकी विमा आती है इस एंट्रोपी की, इसकी जो विमा आएगी वो एनर्जी की विमा के बराबर ही आएगी, ठीक है। निकाय की एंट्रोपी निकाय के अभिगम में ऊर्जा स्तरों के लघुगणक के मान को व्यक्त करती है। जो लॉग ले रखा है इसका, जो इसका अभिगम में स्तर हैं ओमेगा ई, इनके लघुगणक के मान के बराबर होती है निकाय की एंट्रोपी, ठीक है। अतः एंट्रोपी निकाय के यादृच्छिकता की कोटि, डिग्री ऑफ रैंडमनेस के मात्रात्मक मान को प्रदर्शित करती है, ठीक है। यादृच्छिक कोटि को निरूपित करने का मतलब क्या है, जो ओमेगा ई को निरूपित कर रही है ये एंट्रोपी, ओमेगा ई के रूप में है ना, तो ओमेगा ई क्या है, ये नंबर ऑफ ऊर्जा स्तर है, मतलब कि कितने ऊर्जा स्तर हैं उस निकाय के अंदर, ठीक है। उस एनर्जी के अंदर कितने ऊर्जा स्तर हैं, ये उसी को तो शो कर रही है, ठीक है। अब इसको यदि हम लॉग ले लें,
हमारे पास एक रिलेशन है ओमेगा स्टार ई इज इक्वल टू ओमेगा ई इंटू ओमेगा डैश ई डैश, जो हमने इससे पहले इसमें लिखा था। ठीक है, अब यदि हम उसका लॉग ले लें दोनों तरफ, तो इधर भी लॉग आ गया, इधर लॉग लिया तो ये दोनों पॉजिटिव में प्लस आ जाएगा बीच में, और के से फिर इसको इंटू कर दें तीनों टर्म्स को, तो एस की एंट्रोपी मतलब ए स्टार की एंट्रोपी इज इक्वल टू ए निकाय की एंट्रोपी प्लस ए डैश निकाय की एंट्रोपी। ये हमारे पास एक रिलेशन निकल के आ गया है। ठीक है, अब अधिकतम प्रायिकता की स्थिति हमने यहां पर ली थी, जिसमें डेल पी अपॉन डेल ई इज इक्वल टू 0 लिया था, ई इज इक्वल टू ई बार पर एक विशिष्ट मान पर डेल पी अपॉन डेल ई की वैल्यू हमने 0 के बराबर करी थी। तो इस इक्वेशन को हम यहां से उठाएंगे, इस इक्वेशन को यहां से उठाया तो ये इक्वेशन हमारी यहां आ गई। ठीक है, तो ये इक्वेशन को यहां पे लिया, तो इस केस में जो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का तो अवकलन होता है 0 होगा। ठीक है, कांस्टेंट का अवकलन 0 होगा। ये जो ये वाली इक्वेशन थी वो इसके बराबर थी, इस वाली के। अब इन दोनों तरफ, इसके दोनों तरफ यदि हमने अवकलन किया है तो इसका कांस्टेंट हो गया, और बाकी फिर ये दोनों बचे फलन। ठीक है, अब जब अधिकतम प्रायिकता की स्थिति है, तो जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम है तो इसकी वैल्यू भी मैक्सिमम होगी, और जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम है तो फिर इस केस में हमारी इसके साथ में k इंटू कर देंगे तब भी उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, और k इंटू कर देंगे तब हमारी इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो गई। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ, जो s प्लस एस डैश है, जो एंट्रोपी है निकाय a और a डैश की, इनकी वैल्यू भी मैक्सिमम हो चुकी है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अधिकतम प्रायिकता की स्थिति में संयुक्त निकाय की एंट्रोपी का मान अधिकतम होता है। तो इस तरीके से हमने आज स्थूल निकायों में अन्योन्य क्रियाओं के बारे में, स्थूल निकायों के मध्य ऊर्जा वितरण के बारे में अध्ययन किया है, जिसके अंदर ऊर्जा वितरण किस तरीके से होता है, एस स्टार इज इक्वल टू एस प्लस एस डैश, ये इसका बेसिक रिलेशन निकल के आया है हमारे पास। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा ये डेरिवेशन लंबा है, आप इसको थोड़ा धैर्य के साथ करना, ये हो जाएगा, इतना कोई कठिन भी नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।